Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is standard costs and variance analysis. Today, we will discuss and understand how budgeted prices and quantities are defined, and what are the standard costs and how they can be used in variance analysis. Then we will have a discussion on the advantages of standard costs. Then there would be potential problems with standard cost. We will discuss that, and at the end ये हम लोग जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से स्टैंडर्ड प्राइसेस और स्टैंडर्ड क्वांटिटीज सेट की जा सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the budgeting input data? Budgeting input data is basically the standard prices and standard quantities on which basis we prepare our plans and budgets. हम जब अपनी प्राइस और एफिशिएंसी वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं तो हमें बजटेड इनपुट प्राइसेस और बजटेड इनपुट क्वांटिटीज चाहिए होती हैं. जो बजटेड इनपुट प्राइसेस होती हैं वो बेसिकली वो स्टैंडर्ड प्राइसेस होती हैं जो कि हम लोग एक प्रोडक्ट को बनाते वक्त जो उसके लिए रिसोर्सेज यूज करते हैं, इनपुट्स यूज करते हैं, उनकी प्राइसेस को हम लोग बजटेड इनपुट प्राइसेस और स्टैंडर्ड इनपुट प्राइसेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने मटेरियल्स जो हैं वो एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर जो मटेरियल लग रहा है उस मटेरियल की बजटेड जो है वो पर यूनिट कॉस्ट क्या है उसको हम लोग बजटेड इनपुट प्राइस कहेंगे. जब भी हम लोग बजट बनाना चाह रहे होते हैं या हम लोग कोई भी प्लान बनाना चाह रहे होते हैं तो हम उसके कुछ एस्टिमेट्स डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोगों ने बजटिंग में करना सीखा था. तो वो जो एस्टिमेट्स होते हैं उनको हम लोग बजटेड इनपुट प्राइसेस कह सकते हैं. वो जो बजटेड इनपुट्स हैं उनमें मटेरियल है, लेबर है और एफओएच है. तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट प्राइस क्या है मटेरियल्स के लिए, उसको हम लोग बजटेड इनपुट प्राइस ऑफ मटेरियल कहेंगे. जैसे अगर हम लोग एक चेयर की एग्जांपल लेते हैं तो चेयर के लिए हम लोग वुड इस्तेमाल करते हैं. तो वुड को हम लोग कितने में खरीदते हैं उनको हम लोग इनपुट प्राइस कहेंगे. और वो जो इनपुट प्राइस है उसकी जाहिर है वो किसी मेजरमेंट के मुताबिक होगी. जैसे अगर वुड की एग्जांपल है तो दैट वुड बी इन मेजर्ड इन स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर. तो उसकी हम लोग प्राइस जो है वो स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं. या इसी तरह से अगर हम एग्जांपल किसी और की लेते हैं तो जैसे केजी में मटेरियल्स यूज कर रहे हैं तो हम पर केजी प्राइस जो भी पे करते हैं जिस पे हम वो वाला मटेरियल खरीदते हैं तो उसको हम लोग इनपुट प्राइस ऑफ मटेरियल कहेंगे. लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो लेबर की हम लोग पर यूनिट पर आवर प्राइस पे करते हैं एक लेबर को. तो वो जो पर आवर वेज रेट है उसको हम लोग इनपुट प्राइस कहेंगे. इसके अलावा एफओएच की अगर एग्जांपल लेते हैं तो एफओएच के लिए हम लोग पर आवर पेमेंट करते हैं या पर आवर कैलकुलेशन करते हैं अपने अप्लाइड एफओएच की. तो वो जो अप्लाइड एफओएच की पर आवर पेमेंट है, वो जो पर आवर रेट है, दैट वुड बी आवर budgeted input price. So budgeted are basically the estimated input prices for which would be used to calculate or budgeted figures. और जो हम अपना बजट्स बनाते हैं उनके लिए जो हम पर यूनिट प्राइसेस या पर यूनिट क्वांटिटीज यूज करते हैं उनको हम लोग बजटेड इनपुट प्राइसेस और बजटेड इनपुट क्वांटिटीज कहते हैं. So there are three main sources of that budgeted input sources, input quantities and prices. That is, the first one is the past data. जो हमने पिछले साल, पिछले महीने में या पिछले पीरियड के अंदर जो काम किया और उसमें हम लोगों ने जो भी मटेरियल्स खरीदता तो वो किस प्राइस पे खरीदता वो हमारे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए एस्टिमेटेड बजटेड इनपुट हो सकती है. तो उसको हम लोग जो है वो बजटेड इनपुट डाटा जो है
वो हम लोग अपने पास्ट डाटा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम आवर पास्ट डाटा वी कैन हैव एस्टिमेट्स फॉर आवर फ्यूचर। जो भी हम लोग पास्ट में हमने खर्च किए हुए होते हैं उसके ऊपर प्लस माइनस कुछ करके हम लोग कुछ उसके ऊपर जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स डाल के या कुछ उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू आवर मार्केट कंडीशन, तो उनको हम लोग करके तो उसमें से अपना जो बजटेड इनपुट प्राइसेस या बजटेड इनपुट क्वांटिटीज हो सकती हैं फॉर द फ्यूचर एस्टिमेट्स फॉर द फ्यूचर बजटेड डाटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। Then the second source of our data is from similar companies. हम अपने ही जैसी जो दूसरी कंपनीज हैं जो कि वही प्रोडक्ट्स बना रही हैं और उसी तरीके से काम कर रही हैं, तो हम उनकी इंफॉर्मेशन को यूज करके उसमें से अपनी बजटेड इनपुट प्राइसेस और बजटेड इनपुट क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है हम अपनी कंडीशन के मुताबिक रेप्लिकेट कर सकते हैं, उनको अपने कंडीशन के मुताबिक कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं और उस बेस के ऊपर हम एस्टिमेट्स कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हम अपनी किसी दूसरी सिमिलर कंपनी से हासिल कर सकते हैं उस डाटा को, और उस डाटा की बेसिस के ऊपर हम अपनी जो है वो एस्टिमेट्स जो है या बजटेड इनपुट प्राइसेस और बजटेड इनपुट इनपुट क्वांटिटीज एस्टिमेट कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड फॉर आवर plans and budgets and ultimately for calculating of our variances for the comparison of our budgets with the actual data. Then the third one is our standards. Standards are basically the estimates, or you must say estimated quantities of inputs and prices of inputs of data based on our experiences and our observations and our estimated calculations or prototypes। जो भी हम लोग जो है वो अपने कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जब बन रही होगी तो उसके ऊपर इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए, वो हमारा स्टैंडर्ड कहलाता है। उसमें हम लोग कितना मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, कितना हम लेबर इस्तेमाल करेंगे, कितना हम एफओएच इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम एक स्टैंडर्डाइज के ऊपर और एक एस्टिमेट्स के ऊपर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं पर यूनिट के लिए। तो उन्हीं पर यूनिट फिगर्स को जो कि हम एस्टिमेट्स लगाते हैं, हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, उनको हम लोग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इनकी डिटेल डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करते हैं। सो फॉर आर बजटेड इनपुट डाटा for the calculation of our price and efficiency variance, we need budgeted input prices and budgeted input quantities. And to get these budgeted input prices and budgeted input quantities, we use three main sources. That is the past data, that is the data from the similar companies, and that are standards. अब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली द बेंचमार्क्स और नॉर्म्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स वो बेंचमार्क्स और नॉर्म्स होते हैं जो कि हम परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन मैनेजरियल अकाउंटिंग टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर नॉर्मली यूज्ड। मैनेजरियल अकाउंटिंग में दो तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम यूज करते हैं, that are quantity standards and that are price standards. So standards are basically the benchmarks or the norms or the you may say budgeted per unit quantities and prices of inputs, जो कि हम लोग अपने बजट्स को बनाने के लिए या हम अपनी प्लानिंग को करने के लिए फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। So quantity standards specify how much of an input should be used to make a product or provide a service. So quantity standards are basically the per unit inputs which should be used to make a product or provide a service.
वो जो पर यूनिट प्राइस है, पर यूनिट क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ अ चेयर, तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ वुड टू प्रोड्यूस वन चेयर, दैट वुड बी द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. What if we take example of a service, what time should be consumed to provide a patient on the checkup of a patient, that is a quantity standard. कि हम लोग एक पेशेंट को का चेकअप करने के लिए कितना टाइम सर्फ करेंगे, कितना टाइम कंज्यूम करेंगे, दैट वुड बी आर क्वांटिटी स्टैंडर्ड. So, or if we take example of a manufacturing organization and have labor, so what amount of labor hours should be consumed to produce a chair? एक चेयर को बनाने के लिए एक मजदूर के कितना टाइम खर्च होता है या होना चाहिए, on standard or on a norm or on a benchmark, और इसको हम लोग जो है वो क्वांटिटी स्टैंडर्ड बोलते हैं. सो द क्वांटिटी और a specified material quantity, specified time quantity which should be used to make a product or to provide a service, that quantity, that input quantity is called quantity standards. And the price standards are the standards which specify how much should be paid for each unit of the input. So प्राइस स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं कि वो प्राइस या वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि हम लोग एक इनपुट को अरेंज करते हुए, एक इनपुट यूनिट को अरेंज करते हुए खर्च करेंगे, उसको हम लोग प्राइस स्टैंडर्ड बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, if we have wood is our input, and on what price we will purchase wood, that would be our price standard. Then we have another example of labor, at what rate we will pay our per hour labor wages, that is our price standard. Then we have FOH, at what rate we will apply our FOH for calculating or of our you must say budgeted prices or budgeted figures in our budgets. Those prices are called budgeted standard input prices. So standards can be of different सिचुएशंस. जैसे सर्विसेज की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं अगर, तो हम लोग एक जो मजदूर है उसको पे करते हुए, या एक जो प्रोफेशनल है जैसे लॉयर है, या जैसे आप समझ लें कि एक जो डॉक्टर है, तो उसकी अगर हम लोग पर आवर उसको कोई पेमेंट कर रहे हैं, जैसे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो एम्प्लॉय है और उस डॉक्टर को हम उसकी आवरली पेमेंट्स करते हैं या पर पेशेंट पेमेंट करते हैं, तो वो पर पेशेंट हम लोग उसको क्या पे करेंगे फॉर द चेकअप ऑफ अ पेशेंट, दैट वुड बी आवर प्राइस स्टैंडर्ड. सो price standards specify how much should be paid for each unit of the input. तो एक यूनिट ऑफ इनपुट अरेंज करने के लिए हम जो पेमेंट करेंगे, दैट वुड बी आर प्राइस स्टैंडर्ड. सो per unit quantities are called standards and the total quantities are called budgets. जो पर यूनिट क्वांटिटीज होती हैं या पर यूनिट प्राइसेस होती हैं, उनको हम लोग स्टैंडर्ड प्राइसेस या स्टैंडर्ड क्वांटिटीज बोलते हैं. तो याद रखें कि जो क्वांटिटीज होती हैं या प्राइसेस होती हैं, वो जो एस्टिमेट्स होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग अपने बजट्स को प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए जो हम पर यूनिट क्वांटिटीज और पर यूनिट प्राइसेस इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉर्मल
या नॉर्म्स के तौर पे या बेंचमार्क के तौर पे फॉर द मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस इस्तेमाल होती हैं, उनको हम लोग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और स्टैंडर्ड्स दो तरह के हो सकते हैं, वो क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं और प्राइस स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स में फायरस्टोन है, सीयर्स है, मैकडोनल्ड्स है, हॉस्पिटल्स हैं, कंस्ट्रक्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। All these type of companies use standard costs and standard quantities and standard prices for calculating their performance। उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटीज और स्टैंडर्ड प्राइसेस को यूज करते हैं। Then what are the advantages of standard costing? Management by exception हम कर सकते हैं। When we apply standard costs and benchmarks and norms in our costs and in our revenues, so we can apply management by exceptions. When we use standard cost and on the basis of standard cost we calculate, we compare our actual results with our planned results and highlights the problematic areas, and on the basis of those problematic areas we focus on the problems and we try to solve all those problems. So such type of management is called management by exception. We by using standard costs and variance analysis, we highlight the exceptional areas which are the problems in our routine works। उनके ऊपर हम फोकस करते हैं rather than we focus on the whole areas whether they are performing good or whether they are performing bad। हम इसकी बजाय सिर्फ हम उन एरियाज के ऊपर बात करते हैं जो हमारी एक टॉलरेंस लेवल या एक जो जो हमारी स्टैंडर्ड लेवल्स हैं उनसे ज़्यादा होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक टॉलरेंस लेवल सेट कर लिया कि हम उन तमाम कॉस्ट के ऊपर फोकस करेंगे जो कि 5% से ज़्यादा वेरी करेंगी। अगर हमारी कॉस्ट 5% से ज़्यादा हो जाएगी कोई भी कॉस्ट, तो हम लोग उसको जो है वो फोकस करेंगे और उसके ऊपर जो है वो रेमेडियल एक्शन लेंगे। तो जो वो 5% की एक टॉलरेंस लिमिट हमने सेट की है और हमने ऐसी तमाम कॉस्ट जो कि 5% ज़्यादा हैं उनको ऊपर फोकस किया है, तो हम लोग उनको इस टेक्नीक को या इस मैनेजमेंट को हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलते हैं। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेसिकली यूज्ड, और standard cost variance analysis is basically used for application of management by exception. Standard cost, by using standard cost and variance analysis we highlight the problematic areas, and by using those problematic areas or focusing on the problematic areas, that is called management by exception. So standard cost is basically you must say the prime requirement of management by exception. If there are no standards, there are no benchmark, there are no norms, we cannot compare our performance with those benchmarks, and we cannot highlight the problematic areas. So that's why we must say standard costs are necessary for the application of management by exceptions. ओके, सेकंड एडवांटेज इज प्रोमोट्स इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। ये इकोनॉमी और एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। व्हेन वी हैव स्टैंडर्ड्स देन वी ट्राई टू reduce or keep our cost according to standards. When we keep our cost according to standards, we arrange cheap resources, we arrange our resources according to our standards, which resulted into you must say cost saving and economies. So that's why we can promote economy savings through our standard costings and standard cost applications, and efficiency. And the other side of is quantity side. By applying standard costs we can improve our efficiency. For example, अगर हम लोग एक चेयर बना रहे हैं और उसके ऊपर हमने कहा कि एक
जो है वो 10 स्क्वायर फीट जो है वो उसके ऊपर लकड़ी लगनी चाहिए, दैट इज आवर स्टैंडर्ड। और अगर हम लोग उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी अपनी उसी क्वांटिटी के अंदर जो है वो अपना काम कर लेते हैं, अपनी केयर को बना लेते हैं, तो वी बेसिकली आर एफिशिएंट। या दूसरी एग्जांपल इस तरीके से है कि हम ये कहते हैं कि एक चेयर को बनाने में जो है वो 2 दिन लगने चाहिए, या 8 घंटे लगने चाहिए, या 20 घंटे लगने चाहिए। तो अगर क्या हमने वो 20 घंटों में चेयर बना ली है, तो इसी को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं कि वी आर एफिशिएंट एनफ कि हमने अपनी जो काम है वो रिक्वायर्ड टाइम में कर लिया है। सो इफ वी अप्लाई स्टैंडर्ड्स, we can promote economy. Economy mean we can arrange cheap resources, we can be within the limits in the prices and rates, and on the other side we can achieve efficiency by applying quantity standards. We can reduce our times, reduce our quantities according to our norms or benchmark, and ultimately we will attain the economy and efficiency in our costs and in our ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को अप्लाई करके सस्ते रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हैं, और उसके मुताबिक जो है वो अपनी जो क्वांटिटीज हैं उनको मैनेज कर सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं। जो हमारी वेस्टेजेस हो सकती हैं या हमारी जो टाइम वेस्टेज होती है उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट्स। उसके बाद है जी एनहांस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को स्टैंडर्ड कास्ट एनहांस करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज बेसिकली द टाइप, you must say the branch of accounting, or you must say a concept of management accounting which focuses on the responsibility. It means manager is responsible only for those things which are in his control. जो भी उसके कंट्रोल में है हम वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो इट मीन्स कि जब हम लोग स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं तो हम अपने मैनेजर को बता देते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उसकी अथॉरिटीज क्या हैं, विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय हिम। और उस स्टैंडर्ड वेरिएंस एनालिसिस के तहत हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि विच costs are basically due to, or which costs are in control of a manager, and for which cost the manager is responsible. So उसकी responsibility को हम लोग define कर सकते हैं by using standard cost, and standard cost हमें वो variance analysis की सूरत में हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जिसमें हम लोग एक मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट कर सकते हैं। तो फॉर यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट वी कैन एनहांस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मीन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं by using standard costs and standards in our management accounting. Then we have simplified bookkeeping। हम जब स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर और स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के ऊपर चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं या ख़रीदते हैं, तो हम लोग एक ही प्राइस यूज़ करते हैं या एक ही क्वांटिटीज यूज़ करते हैं। उससे हमारी जो बुक कीपिंग हो सकती है वो सिंप्लीफाई हो सकती है। हम अपनी बुक कीपिंग को क्या कर सकते हैं कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपनी बुक्स को जो है वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर जब हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। लेकिन जब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो सेम रहती हैं। इससे हमारी जो बुक कीपिंग है या हमारी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट है वो सिंप्लीफाई हो जाती है, और उस सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज करते हैं। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट का ये भी एक एडवांटेज है कि वो हमारी बुक कीपिंग को सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई कर देती है। हम जब हम इसकी एंट्रीज़ करना सीखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुताबिक, तो उसमें आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट कि हम किस तरीके से अपनी बुक कीपिंग जो है वो सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें डिफरेंट रेट्स के ऊपर या डिफरेंट क्वांटिटीज़ के ऊपर एंट्रीज़ नहीं करना पड़ती। हमें एक स्टैंडर्ड रेट होता है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, और उसके ऊपर हम लोग ईज़ी कैलकुलेशंस करके अपनी बुक कीपिंग या जर्नल एंट्रीज़ को बना सकते हैं।